नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। बाद में मंत्री के अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चालू कर दिया था। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर मैंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन किया और बाद में उन्होंने मेरा अकाउंट अनब्लॉक कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ट्विटर के कार्यों से संकेत मिलता है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ नहीं है, जैसे कि वे होने का दावा करते हैं, लेकिन केवल अपने स्वयं के एजेंडे को चलाने में रुचि रखते हैं। इस धमकी के साथ कि यदि आप उनके द्वारा खींची गई रेखा को नहीं मानते हैं तो वे आपको अपने मंच से मनमाने ढंग से हटा देंगे। मालूम हो कि एक दिन पहले ही बीजेपी नेता वरुण गांधी से ट्विटर खुद को भारत सरकार की आपत्ति के बारे में बताए जाने पर भड़क उठे थे। सरकार ने एक बार फिर से परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार लिंक से करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। अब आप 30 जून की बजाय 30 सितंबर तक पैन से आधार को लिंक करवा सकते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। ठाकुर ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए टैक्स कटौती की भी जानकारी दी है। बता दें कि अगर कोई पैन से आधार को लिंक नहीं करता है तो उसे सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर 20% का टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी रुक सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आए ऑक्सीजन संकट पर राजनीति अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जब एक रिपोर्ट में बताया गया कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर बताया गया था तो भाजपा ने आप सरकार को झूठी और बेशरम करार दिया था। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जब आप लोग रैलियां कर रहे थे तब मैं रात भर जाग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। रिलायंस एजीएम के बाद रिलायंस के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी रिलायंस का शेयर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था, जबकि आज भी अंबानी के शेयरों में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। इन 2 दिनों में कंपनी के मार्केट कैप के करीब 64,000 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वैसे ये गिरावट बीते 4 दिनों से लगातार जारी है। इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले डेविड वार्नर, पैट कमिंस, गैलेंट मैक्सवेल, जायर रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, मार्कस स्टोइनिस और डेनियल सैम्स का T20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट सकता है। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर फॉर्मेट के कप्तान एरन फिंच ने शुक्रवार को कहा कि वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के आगामी दौरे से हटने वाले खिलाड़ियों को T20 विश्व कप की टीम चयन के दौरान वास्तविक तौर पर अनदेखा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक ने दावा किया कि मोहम्मद उमर गौतम ने छात्रों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। शिक्षक के मुताबिक पिछले साल फतेहपुर के नरूल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में 20 से 25 मौलाना पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। शिक्षक ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया था। दिल्ली के जामिया नगर से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से फंडिंग के साथ बधिर छात्रों और अन्य गरीब छात्रों का धर्मांतरण करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान की कथित हत्या के संबंध में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सुशील कुमार के साथ सेल्फी ली और तस्वीर खिंचवाई। संगीन आरोपों में घिरा सुशील उस वक्त मुस्कुराता नजर आ रहा था। ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसे जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग पुलिस पर गुस्सा उतार रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम ऐसी पुलिस से सही जांच की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और अनुच्छेद 370 को बहाल करने के मुद्दे पर गुरुवार को 8 दलों के 14 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती भी शामिल रही थी। एक तरफ जहां बैठक से पहले उन्होंने सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी थी, वहीं बैठक के बाद भी उन्होंने फिर से पाक का नाम लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि पुलिस की सख्ती काफी ज्यादा है। उनके इन बयानों से सोशल मीडिया यूजर बुरी तरह भड़क गए और उन्हें पाकिस्तान चले जाने की नसीहत तक दे डाली। कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री के 3 बयान ट्वीट किए और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 3 बयान हैं। तस्वीर में लिखा है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर धर्मेंद्र प्रधान की राय। पहले बयान में लिखा है,
है सर्दी का मौसम जिम्मेदार। दूसरे में लिखा है सरकार की आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा है, अभी नहीं घट सकते तेल के दाम। तीसरे में लिखा है पूर्व की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। तस्वीर में नीचे लिखा हुआ है सबसे बड़ी बात ये देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं। नारदा स्कैम मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। सीएम ममता और घटक ने नारदा मामले में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई अराजकता मामले में याचिका दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे दोबारा कोलकाता हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल तक नए सिरे से याचिका फाइल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट से भी कहा है कि नए सिरे से अर्जियों पर विचार किया जाए, इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। दरअसल ममता बनर्जी और मलय घटक को इस मामले में हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की इजाजत नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लव जिहाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपयोग और आम नागरिकों और पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों से जुड़े कई सवालों पर जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सरकार की कोई भी कार्रवाई पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं थी और ये राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन द्वारा समय पर की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दावों के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने वाले संगठनों पर लगाम लगाने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। FATF के अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 मानकों को पूरा किया, लेकिन आतंकवादियों को सजा दिलाने और कड़ी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। इसलिए पाकिस्तान को इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट यानी कि ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। हालांकि प्लेयर ने आतंकवाद से निपटने की कोशिशों और कानून व्यवस्था में सुधार करने को लेकर पाकिस्तान की तारीफ भी की और कहा कि इसी साल अक्टूबर में फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जेल अधिकारी कैदियों की पिटाई करते हैं तो ये संदेश जाता है कि अदालत ही कैदियों की पिटाई कर रही है, क्योंकि जेल अधिकारी अदालत के प्रतिनिधि हैं। जज अनूप जयराम बंभानी और जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने तिहाड़ जेल के अंदर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हमें कारागार विभाग को यह समझाते हुए दुख हो रहा है कि इन कार्रवाइयों के कारण ही लोग हमारे देश में प्रत्यर्पण से बच रहे हैं। वे जाते हैं और कहते हैं देखो भारतीय जेलों में यही सब होता है, लोग मारपीट करते हैं, मुझे वहां मत भेजो। उत्तर प्रदेश के बरेली में बैंक के एक सुरक्षा गार्ड ने मास्क पहनने के लिए कहने पर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति को गोली मार दी। पुलिस ने जानकारी दी है कि घायल रेलवे कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया और वो खतरे से बाहर है। गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है, मामले की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व वाली आप सरकार एक नए विवाद में घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट के बनाए एक ऑडिट पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में माना गया है कि कोरोना जब अपना कहर बरपा रहा था तब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की जरूरत 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर दिखाई थी। ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक जरूरत 25 अप्रैल से 10 मई के बीच देखने को मिली। कोर्ट को ये भी बताया गया कि दिल्ली में हद से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई से 12 अधिक केस लोड वाले दूसरे राज्यों में दिक्कत हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का हाल जानेंगे। पीएम मोदी की ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम को अयोध्या में हो रहे आधुनिकीकरण, सड़कों, बुनियादी ढांचे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, लंबित परियोजनाओं सहित विकास अन्य कार्यों और भविष्य के लिए बनाए गए प्लान को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य 13 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। चौटाला की रिहाई के साथ ही हरियाणा की राजनीति गर्म हो सकती है और नए सियासी समीकरण बनने की संभावना है। ऐसे में चर्चा है कि चौटाला की रिहाई इनेलो के लिए संजीवनी का काम करेगी, लेकिन कानूनी तौर पर वो सक्रिय राजनीति नहीं कर पाएंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है 10 साल की सजा वाले मुजरिम को अपनी सजा पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि चुनाव आयोग चाहे तो उन्हें राहत दे सकता है। देश में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोने का भाव 166 रुपए की तेजी के साथ 47,030 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत 537 रुपए की तेजी के साथ 68,270 रुपए प्रति किलो हो गई। कृषि कानूनों के विरोध में सहारनपुर के नांगल से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली शुक्रवार सुबह मेरठ के सिवाया टोल से रवाना हुई। ट्रैक्टर रैली के कारण सिवाया से लेकर मोहीउद्दीनपुर हाईवे जाम हो गया। मोदीपुरम से मोहीउद्दीनपुर तक ट्रैफिक
व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ट्रैक्टर रैली के कारण NH 58 पर राहगीर त्राही त्राही करते दिखे। किसानों के ट्रैक्टरों पर बाबा टिकैत और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के फोटो लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में नकली नोट लाकर उसकी तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के कुख्यात तस्कर को दबोचा है। नकली नोटों की तस्करी में पुलिस के हत्थे चढ़े हबीबुर रहमान की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित घर से दबोचा गया। 75.24 अंक की बढ़त के साथ 52,774.24 पर खुला। वही निफ्टी 40.70 अंक की बढ़त के साथ 15,831.15 पर खुला। 26 जून की तारीख में इतिहास में दर्ज घटनाओं में आज की प्रमुख घटनाएं। 26 जून 1498 को चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। 26 जून 1838 को बंगाली उपन्यासकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था। 26 जून 1988 को मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का जन्म हुआ था। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जून 1976 को कनाडा के टोरंटो में स्थित CN टावर को जनता के लिए खोला गया। 1815 फुट की ये इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 2007 में दुबई की बुर्ज खलीफा ने दूसरे स्थान पर धकेल दिया। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।